कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इसको सारस भी बोला जाता है। सारस इसलिए बोलते हैं कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जो क्या है कि कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। ये 2019 में पहला केस चाइना के वुहान स्टेट में मिला था। चाइना के वुहान स्टेट में मिला था ये। इसी से क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक थी, जो क्या है कि अभी भी 2019 से लेकर 2022 तक बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक वाली जो डिजीज थी या पेंडेमिक डिजीज थी, ये सबसे ज्यादा इसी से क्या है कि बहुत सारी मौतें हुई थी। लाखों करोड़ों लोग इससे क्या है कि प्रभावित हुए थे। तो इसका जो पहला केस मिला था इंडिया में, वो केरला के अंदर मिला था। इसका जो पहला केस यानी फर्स्ट केस मिला था, जो वो क्या कि इंडिया में मिला, केरला में मिला था 27 जनवरी 2020 के अंदर। जो इसका फर्स्ट केस अपने इंडिया में मिला था, वो केरला में मिला था 27 जनवरी 2020 के अंदर सबसे ज्यादा जो अपना फर्स्ट केस मिला था इंडिया में। इसी के अलावा इंडिया में बाद में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप दिखने लग गया। तो इसका जो पेंडेमिक था, तो ये पेंडेमिक बहुत तेज फैलने लगी थी। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम में जो इसका पहला साइन सिम्टम है वो फीवर यानी बुखार है, पहला साइन सिम्टम। इसी के साथ में बुखार के साथ साथ खांसी के साथ साथ में बहुत तेज साउंडिंग आवाज, जो क्राउंडिंग जैसे या साउंडिंग जो, और उसी के साथ में अपने सीजनिंग, रनिंग नोज, जो नाकों से पानी बहना सबसे ज्यादा वही था। उसी के अलावा क्या है कि सीजनिंग भी इसमें सबसे ज्यादा थी। इसी के अलावा मसल्स पेन, जो पूरे शरीर के अंदर जो मसल्स पेन है, बॉडी पेन है, इसी का क्या कि सबसे ज्यादा जो साइन सिम्टम है या लक्षण है उसे वो था। शॉर्टनेस, जो गले के अंदर सबसे ज्यादा खराश वगैरह ये था। जो और सांस लेने, अगर जो गले के अंदर जो खराश रहेगी तो क्या है कि सांस लेने में इसमें प्रॉब्लम आई। तो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस लेने में इसका जो दिक्कत है, इसका ये भी लक्षण है। स्पुटम, अगर खांसी है तो खांसी के साथ साथ में इसका क्या स्पुटम भी अगर वो दिखेगा। और डायरिया और वोमिटिंग साथ में इसको देखने को मिलेगा। और कई बार क्या है कि खांसी की वजह से चेस्ट पेन और पेन एब्डोमेन भी इसको देखने को मिलेगा साथ साथ में। बात करते हैं इसके कोज की। कोज में इसके जो कोज है, मतलब जो फैलने किसके कारण फैलता है, कारण की बात करते हैं तो ये कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। ये एक ब्लड फ्लू था, जो क्या कि सबसे ज्यादा चमगादड़ से, जो चमगादड़ का जो ये था वायरस था, उसी से फैलने का सबसे ज्यादा। जब इसका वायरस का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है, जो इसका वायरस है, वायरस का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का था। वायरस का जो स्ट्रक्चर इस तरह का था। बात करते हैं इसकी डायग्नोस की। तो डायग्नोस में सबसे पहला जो डायग्नोस था आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर कैसे था? नेजल फेरिंग्स था, जो क्योंकि नेजल और फेरिंग्स के द्वारा लिया जाता है। इसका जो आरटी-पीसीआर है उसकी जो फुल फॉर्म है, अभी जो इसकी आरटी-पीसीआर की जो फुल फॉर्म है, ट्रांसप्रेक्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ट्रांसप्रेक्शन पॉलीमर्स
चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है। इसी के अलावा अगर किसी के सांस लेने में दिक्कत या नाकों से क्या है कि इसका जो एक और ये था कोई लक्षण था, जो नाकों से क्या है कि सूंघने की क्षमता चली जाती थी। इसके लक्षण में एक लक्षण और लेकिन नाक से सूंघने की जो क्षमता वो चली जाती है। तो इसमें इस नाकों की जो सूंघने की क्षमता लाने के लिए गंध पहचानने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराया जाता है। इसी के अलावा चेस्ट एक्सरे सीटी स्कैन, इसी के अलावा ब्लड टेस्ट के साथ साथ में एंटीबॉडी टेस्ट और सीरोलॉजी टेस्ट भी साथ के साथ कराया जाता है इसका। तो इसके डायग्नोस में बात करते हैं। डायग्नोस इसका जैसे आरटीपीसीआर हो गया, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई हो गया, और इसका ब्लड टेस्ट हो गया, एंटीबॉडी टेस्ट हो गया और सीरोलॉजी टेस्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो सबसे बड़ी चीज है कि ये वायरस डिजीज है। सबसे बड़ी ये है कि जो वायरल डिजीज में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एंटीवायरल ड्रग दी जाती है। तो इसी में बात करते हैं ये वायरल डिजीज ये वायरस के द्वारा फैलती है। तो सबसे जो पहली जो इसका जो ड्रग आएगी वो एंटीवायरल मेडिसिन आएगी या एंटीवायरल ड्रग्स आएगी। इसी के बाद में अगर इसमें ये इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी कौन सी ड्रग आएगी तो NSAIDs, जिसमें जैसे एस्पिरिन, आइबोफेन वगैरह वो और डाइक्लोफेनिक ऐसी ड्रग्स आएगी। इसी के अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग, इसी के अलावा जो इसका वैक्सीन या इंजेक्शन है, इंजेक्शन में इसका क्या आएगा रेमडेसिविर, इसी के अलावा पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन में सीवियर है तो आईसीयू एडमिट, नहीं तो क्या है कि उसको ऑटोथेरेपी। जो मोस्ट है इसका जो है मोस्ट सबसे जो अगर ये सीवियर है तो सबसे मोस्ट इसमें ऑटोथेरेपी। इसी के अलावा आईसीयू एडमिट के बाद में अगर जो बहुत ज्यादा सीवियर है तो वेंटिलेशन पे भी रखा जाता है पेशेंट को, वेंटिलेशन पे भी इस पेशेंट को रखा जाता है। इसी के अलावा आईवी फ्लूइड थेरेपी या न्यूट्रिशन थेरेपी और साथ के साथ अगर उसको डिफिकल्टी है, जो एयरवे में जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आती है, उसको प्रोन पोजीशन ये है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की या रोकथाम की बात करते हैं। तो रोकथाम सबसे पहले है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जो सबसे पहले है। तो उसमें क्या है कि तो मुंह पे मास्क या नाक पे अच्छे से मुंह कवर होने, नाक और मुंह अच्छे से कवर हो। इसी के साथ साथ में इसका अपना 2 गज की दूरी बना के रखे, साथ साथ में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को फैलने से रोके। इसी के अलावा बार बार हैंड वॉशिंग, किसी पेशेंट को टच करे तो उसी से क्या है कि ग्लव्स या किसी भी प्रकार का ये करे। इसी के अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कम करे। इसी के अलावा हेल्थी डाइट ले और बार बार पानी पी, फ्लूइड अच्छा सा ले, तो इसका रोकथाम किया जा सकता है। इसी के अलावा कोविड वैक्सीनेशन में क्या है कि बूस्टर डोज, तीनों डोज, इसका जो बूस्टर डोज है, जैसे बूस्टर डोज में भी आप कोविशील्ड में बूस्टर डोज या कोई सी भी
डोज ले सकते हो। और इसी में भी क्या है कि अलग अलग डोज प्रकार, अलग अलग बच्चों में अलग डोज है और बड़ों में अलग डोज है, उसी हिसाब से दी जाए। जैसे 10 से 15 साल तक के बच्चों में अलग और 15 साल से 18 साल के बच्चों में अलग वैक्सीनेशन, इसी के अलावा 18 साल से अबव वाले में अलग वैक्सीन, जैसे तो उसी प्रकार से वैक्सीनेशन करवाए।